सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी ने इंतखाबात 6 नवंबर को कराने की तजवीज़ देकर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तजवीज़ दी है कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद अदालत उज़्मा से रहनुमाई लेकर मुल्क भर में एक ही रोज़ कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात कराने चाहिए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में सदर ने यह इसरार किया है कि आइन के तहत आम इंतखाबात का इनेकाद असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, जो कि 6 नवंबर 2023 है। सदर ने अपने खत में कहा है कि आइनी तौर पर सदर के पास ये इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की कोई तारीख मुकर्रर करे और इसी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की बजाय बजरिया खत आगाह किया कि आइन और इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। यही राय वफाकी वजारत कानून की भी है। इसलिए सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो इस मामले पर आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। अब ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है, सियासी जमातों की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आता है, इसी से आगाज़ करेंगे। मेरे साथ थे मुज़म्मिल। पहले दिन से ही हम ये बात कर रहे थे कि ये किसी ना किसी सूरत में जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मामला, और अब भी वो नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सदर ने अपनी जिम्मेदारी, यानी वो जो गुमगू की कैफियत थी कि जी आइन में लिखा हुआ है सदर तारीख देगा और वरना आर्टिकल 6 भी लग सकता है, तो वो सेफ के लिए उन्होंने अपनी तरफ से तो अपना बोझ उतार कर डाल दिया और साथ तजावीज़ भी मांग लिए, जी ये मैं तो ये तारीख दे रहा हूँ, आगे आप संभालें। देखें, इसमें तो कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है और उसकी वजह यह है कि पहली चीज़ ये है कि इस ख़त की अगर बाइंडिंग होने की हम बात करें तो वो तो हो नहीं सकता। कानूनी माहिरीन की राय भी इस पर यही है कि इसकी कोई बाइंडिंग वैल्यू जो है वो हो नहीं सकती। दूसरी चीज़, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है अब वो खासी एम्बिगुअस है। या तो आप ये कहें कि 6 नवंबर की तारीख़ है, इस दिन इलेक्शन होंगे, बट शुड बी डन की जो लेक्सिकन है या ज़ुबान जो है, इससे मुराद यही है कि इस तारीख को होने चाहिए। अब होने तो 14 मई को भी चाहिए थे सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन, लेकिन नहीं हुए। इसी तरह अब भी अगर आप कह रहे हैं होने चाहिए तो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आप इस पे अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है वो अदलिया से जाके नेगोशिएट करे, नेगोशिएट तो नहीं, खैर मुशावरत कर ले और उससे तो पहले सारी हुकूमतों से भी कर लें जी। और उसका पॉइंट समझ नहीं आया कि अगर उनका ही इस्तेहकाक है कि मुशावरत कब करनी है, उनसे डायरेक्शन कब लेनी है, तो वो खुद कर लेंगे। अगर मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है कि उसने अदलिया में कब जाना है, तो इसका मतलब यही है कि बॉल सदर पाकिस्तान के कोर्ट में तो नहीं है ना। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि अगर इससे तजावुज़ करना है तो हमारे पास आ जाइए। सदर पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी एफिलिएशन कहीं ना कहीं उसको सेव करने के लिए किसी हद तक ऐसी ओपिनियन दी है जो एम्बिगुअस है। अब रास्ता क्या था? आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ। आमिर ज़िया साहब, अगर सदर तारीख ना देते तो क्या करते? क्योंकि आइन में लिखा है, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये उन पर लाजमी है, उनका फ़र्ज़ है, ये नहीं है कि उनके पास इख्तियार है। इख्तियार ही नहीं, ये उन पर लाजिम है कि वो तारीख दें। आइन में ये लिखा हुआ है और उससे कोई इनकार नहीं करता। ये अलग बात है, वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन डेट देगा, लेकिन सदर को भी लिखा हुआ है इख्तियार। तो अब सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके या अपने ऊपर जो बोझ था वो तो कम अज़ कम उतार दिया है, ताकि कल को आर्टिकल 6 ना लग जाए कि जी आपने तारीख क्यों नहीं दी। अब आपके ख्याल में इन्होंने अब अपनी तरफ से गेंद जो है, या प्रेशर कहें या दबाव कह लें, वो अब निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, या आप ये कह लें कि अफसोसनाक सूरत हाल है। जैसे कि आपने फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि हमारे आइन जो है वो ये हक़ देता है, ये उसका हक़ को तस्लीम करता है कि सदर मुमलिकत जो है वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करेंगे। लेकिन जो जल्दबाजी की गई कानून साजी है PDM हुकूमत की, अगर आप उसको पढ़ें तो उसने इलेक्शन रूल्स में जो तब्दीली की है तो अब उन्होंने ये काम जो है इलेक्शन कमीशन को भी दे दिया है। तो एक तरह का डायकॉटमी, कंट्रडिक्शन आ गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, बादौक़ा ठीक है, ये आगे अब मान लिया हमने तजाद था, इस तजाद को क्या दूर किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। सदर मुमलिकत ने जब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से दरख्वास्त की कि आके एक मुलाकात कर लें, तो आपने देखा कि उन्होंने मुलाकात के काबिल नहीं समझा। हालांकि कोई और भी कोई सिविलाइज रियासत होती तो वहाँ पर मिलने के ऊपर बेशक आपको इख्तलाफात हों, मिलने पे कोई मतलब कबाहत नहीं होनी चाहिए। और आप ये भी याद रखें कि वही इलेक्शन कमीशन दूसरी दुनिया के सफ़ीरों से भी मिल रहे थे, वज़ीरों से भी मिल रहे थे, दीगर सियासी जमातों से भी मिल रहे थे।
तो क्या वजह थी कि उन्होंने सदर मुमलिकत से मिलने को मतलब है गवारा नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अना आ गई थी। अच्छा, उसी तरह मेरे ख्याल में कि सदर मुमलिकत को भी सोचना चाहिए कि उनके पास जो इन्फोर्समेंट की ताकत नहीं है। बेशक वो इंतखाबात की तारीख देते रहें, लेकिन इंतखाबात उसी वक्त होंगे जब हमारे मुल्क के तमाम इदारे, केयर टेकर गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो सपोर्ट इदारे होते हैं वो एक सफ़े पे नहीं आ जाए। कोई सिविलाइज मुल्क होता उसामा तो यहाँ पर गुफ्तगू शुनीद होती। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डायकॉटमी आ गई है तो लोग मिलजुल कर बात करते और कोई बीच की राह निकाल लेते और कोई कंसेंसस बिल्ड कर लेते, कोई इत्तेफाक राय बना लेते। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तमाम ही लोग अपने मफादात की सियासत करें, सिर्फ सदर मुमलिकत को पे तनकीद करना जायज़ नहीं है। बिल्कुल जायज़ है यहाँ तक तनकीद करना कि जी अगर वो अपनी पार्टी के पार्टिजन रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह की तनकीद दूसरों पर भी बनती है। तो पता चला कोई भी जो प्लेयर है वो रियासत का नहीं सोच रहा, मुल्क का नहीं सोच रहा, और बजाय इसके कि वो कोई फार्म तफहीम की सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं कि सिर्फ सदर सोचे, वो ECP की भी जिम्मेदारी, केयरटेकर की भी जिम्मेदारी है। तो इन लोगों को मिलकर बैठना चाहिए था, जो मैं आइडियल सिचुएशन बात करूँ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ है। लोग अपनी अनाओं के चक्कर में हैं। लोगों को ये है कि जी जो सियासी उनके मफादात हैं छोटे मोटे उनको पूरा करना है, तो इसलिए आप देखें कि हम एक मजाक बन गए पूरी दुनिया में। खबर जो छपेगी, लोगों को नहीं पता कि हमारा सदर बाइख्तियार नहीं होता, लेकिन खबर ये छपेगी कि सदर ने कहा कि जी इंतखाबात फला तारीख को, लेकिन नहीं हुए इस मुल्क में। तो ये एक आपने पूरी रियासत का मजाक उड़वा रहे हैं, और ये चीज़ें जो बहुत सारी पसे पर्दा होनी चाहिए और जो मतलब है लोग डिस्कशन से हल होना चाहिए। हम लोग हर चीज़ को तमाशा लेकर मीडिया में आ जाते हैं और बजाय इसके कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान पीछे चला जाता है। और हमारे यहाँ फिर गैर यकीनी सूरत हाल होगी, फिर लोग जो है शोर मचा रहे होंगे, अदालत में मामला जाएगा। क्यों जाएगी अदालत में? ये पोलिटिकल प्लेयर्स ने पहले ही वहाँ पे बार इतना लगा दिया। जी क्या अब मुज़म्मिल इलेक्शन कमीशन के पास अब भी मौका है कि चलें, वो कहते हैं जी 6 नवंबर नहीं, हम ये तारीख दे रहे हैं, या अब भी इलेक्शन कमीशन उसी तरह खेलेगा जी देखेंगे अभी हम करेंगे? क्योंकि ये शिकवा तो अब बिलावल भी करने लग गए हैं कि जी किसी को नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन एक जमात को पता है, ज़ाहिर है वो नून लीग की तरफ इशारा है, वो फरवरी का कह रहे हैं, लेकिन चले फरवरी की तारीख दे दे। और दूसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है वो ये कि अब मामला जाएगा, काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बन चुके होंगे, उनके पास जाएगा। पिछला हमने देख लिया दौर, अब चूँकि घर भी खाली कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने, तो काजी फायज़ साहब अगर तो कह देते हैं हाँ जी सदर ने तारीख दे दी, इलेक्शन कमीशन ने देख ले, तो फिर तो शायद वही जिस तरह हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मानना नहीं है, हमें भी पता है। लेकिन अगर वो भी कोई तारीख दे देते हैं कि या ये कहते हैं जी सदर ने जो तारीख दे दी दुरुस्त है, 90 दिन के इलेक्शन, या कोई तारीख वो म्यूचुअली दे देते हैं, तो फिर क्या होगा इन दो सूरतों में? एक तो ये कि जो बिलावल बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अब अगर कोई तारीख दे दे तो, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता और चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तारीख आ गई तो फिर क्या होगा? देखें, इसमें बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है ना, वो एक पार्टी स्पॉइलर था। उसकी वजह यह है कि वो एक जवाज़ मिल गया इलेक्शन कमीशन को, अगर वो ना होता तो उनके पास इस वक्त जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने आज बात की है कि 30 नवंबर को डीलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मामलात आगे बढ़ जाएंगे। आपने कहा फरवरी की तारीख दे देते हैं, तो वो भी 90 रोज़ से तजावुज़ ही है अकॉर्डिंग टू सदर पाकिस्तान जो वो बात कर रहे हैं। 90 रोज़ का मामला तो ख़त्म हो गया, उसके बाद 89th डे की वो तारीख दे रहे हैं, इसीलिए कि वो 90 डेज़ की ब्रैकेट के अंदर रहकर कुछ कर सकें, तो वो तो उसमें इंटैक्ट नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज़ के नई मरदमशुमारी के तहत पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो जाती है, 26 करोड़ हो जाती है, तो बाकी 3-4 करोड़ जो हैं वो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, वो तो इलीगल एक्ट हो जाएगा। अगर आपने डेलिबरेटली पाकिस्तान के 3 से 4 करोड़ लोगों को, लेट्स से कि उसमें से 20-30% वोटर जो है वो उसका हक रखते हैं, 18+ की उम्र के हैं, तो फिर आप उनका वोट का हक छीन रहे हैं, इसका मतलब ये है। नहीं, क्या ऑटोमेटिकली जो 18 साल से ऊपर हो गया, क्या उसको वोट का हक ऑटोमेटिकली मिल जाता है? बेशक मिलेगा, लेकिन उसमें डीलिमिटेशन जो पीपल्स पार्टी जिस तरह से चाह रही है वो इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं होगा ना, क्योंकि आपने उनको एक प्रिटेक्स्ट दे दिया कि इस पे खेल के आप डिले कर सकते हैं। दूसरी बात, इस लेटर के अंदर सदर पाकिस्तान ने 2 बार ये मेंशन किया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ हों। अब इसका पॉइंट क्या है मुझे समझ नहीं आया। दिस इज़ ऑब्वियस। क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं कौमी असम्बली के अलग भी हो सकते हैं, तो मैं ये बाइंडिंग
करना चाहता हूँ। इसलिए कि शायद 2 सूबाई असम्बलियों का तो कब से पेंडिंग है ना जी, कि आप वो तो 90 दिन कब के गुजर गए, तो उस लिहाज से शायद पहले अब एक दिन ही करा दें। पहले तो पॉइंट ये था कि वो उनके पहले हो जाएं, कौमी असम्बली के बाद में हो जाएंगे। अब तो इस पर डिबेट ही खत्म हो गई ना, जब कौमी असम्बली के इलेक्शन भी नहीं हुए और इसके भी नहीं हुए, तो ऑब्वियसली ये मेंशन करने का मुझे नहीं पता क्या पॉइंट था, लेकिन बेसिकली लीगल टर्म्स के अंदर दिस डजंट स्टैंड। और जल्दी से सुप्रीम कोर्ट अगर कोई तारीख देती है तो इस दफा भी उमरता बंदयाल साहब की तरह रोन दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन का, जो करना है कर लें, हम तो नहीं करवा रहे क्योंकि वो तो 8-9 महीने हो गए, उन्होंने उसके बाद अक्टूबर की भी तारीख दी थी, एक सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी, उन्होंने कहा नहीं जी अक्टूबर की तारीख, अक्टूबर को भी नहीं करवाए। तो प्रैक्टिकली इलेक्शन कमीशन अगर अब फरवरी में भी नहीं करवाता तो कोई क्या कर सकता है? तो क्या काजी फाइज़ साहब की सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ होगी? नहीं, उसमें मुख्तलिफ ये होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो CCI के इजलास की बेस पे मौक़िफ़ होगा उसको सुना जाएगा, इससे पहले उसको इतना कंसिडर नहीं किया गया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट तारीख देती भी है तो उसमें उतना टाइम मिल जाएगा जितना शायद इलेक्शन कमीशन को चाहिए। अच्छा, अब आमिर ज़िया साहब, कंट्रोवर्सी है, और जिस तरह आपने फरमाया ना कि इस मुल्क में पता नहीं लग रहा, पूरी दुनिया में एक हमारा मजाक बना हुआ है कि हम आइन के मुताबिक यानी उसको एक गुंजलक बना दिया, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं रियासत किस तरह चलेगी, और डिसाइड ही नहीं हम कर पा रहे कि हमारे इलेक्शंस किस तरह होते हैं, कौन करवाता है इलेक्शंस, किस वक्त होते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। अच्छा, सदर जो है कैसे कंटिन्यू करता है, उसके 5 साल होने के बावजूद वो कंटिन्यू करता है, उसके इख्तियारात फिर उसके बाद क्या होंगे? अगर यही हम खेल खेलेंगे तो 5 साल बाद अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो भी कहेगी जी सदर तो अब रहा ही नहीं है, तो बुरी सदर हो गया है, क्योंकि वो चंद महीने के बाद, चंद दिनों के बाद वो भी बुरी सदर हो जाएगा। इतना हमने मसला खड़ा कर दिया है। अब इसमें अमेरिका का सफ़ीर मिलता है जाके इलेक्शन कमीशन से, हमारी वजारत खारजा को इतराज़ होता है, चलिए उसके बाद ये होता है कि जी बरतानिया की जो हाई कमीशन है वो भी जाकर मिलती है इलेक्शन कमीशन से। तो ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? अगर वो इलेक्शन की तारीख को समझता है उसने देनी है और वो दे नहीं रहा, तो फिर अब यहाँ पर बनेगा क्या? किस तरह से इलेक्शंस यहाँ पर कोई यकीनी बनाएगा? और जो मुजम्मिल ने बात की CCI की, पहले तो CCI का भी इजलास नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तब भी सूबों में इलेक्शंस नहीं करवाए, कोई कुछ नहीं कर सका। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हर तरफ जो है कन्फ्यूजन है। देखिए, कोई नॉर्मल रियासत होती ना कि अब हमारे एक खुसूसी मतलब हालात पैदा हो गए थे कि मरदमशुमारी हुई, और हमारा आइन ये भी कहता है कि नई मरदमशुमारी के तहत डिलिमिटेशन हो, तो इस चीज़ का भी आप जो है हल निकाल सकते थे। वो हल ये होता था कि जब सदर ने दावत दी थी चीफ इलेक्शन कमीशन को कि आके मिल लें, मुलाकात कर लें, तो उनको जाना चाहिए था, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि जी अब ये नई सूरत हाल है और हम फला तारीख को इलेक्शन करा रहे हैं और हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। कोई अगर नॉर्मल मुल्क होता तो गुफ्तगू शुनीद होती। केयर टेकर गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और जो हमारे दीगर इदारे हैं वो भी कवर्ड तरीके से दरपर्दा इनको फैसिलिटेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे लगता है कि इबलाग जो है बिल्कुल टूट गया है कि जैसा आपने फरमाया कि जी बरतानवी सफ़ीर से मिल रहे हैं, वो अमेरिका के सफ़ीर से मिल रहे हैं, सियासतदानों से मिल रहे हैं, सियासी जमातों से मिल रहे हैं, तो क्या कबाहत थी कि सदर मुमलिकत से ना मिले? बेशक आप उनकी बात ना माने, लेकिन कुछ सिम्बलिज्म होता है, अलामती चीज़ होती कि ही इज़ हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि तनकीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बनती है, और ये भी हमें समझना चाहिए कि अगर आप चलें, आपने कहा फरवरी में इलेक्शन कराएंगे, हम जनवरी में कराएंगे, कोई भी तारीख, अगर आप आगे तारीख दे देते कि फ़ला तारीख को डिलिमिटेशन होगी, फ़ला को वोटर्स लिस्ट हम लोग फाइनल करेंगे और फ़ला तारीख को हम इलेक्शन कराएंगे जी, और उसके लिए आप जाके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्मीनान में ले लें कि जी ये हम पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में कर रहे हैं कि लोगों को वोट डालने के हक से लोग महरूम ना हों, और ये ना हो कि जनाब कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 100 अफराद की और कोई 20 अफराद की है, तो हम डिलिमिटेशन भी करेंगे और इसकी वजह से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। तो आपके पास केस था, लेकिन क्योंकि नीयतों में फतूर है या लोगों की अपनी अनाएं हैं तो वो बातचीत करने से खौफजदा हैं। मैं बहुत ज़्यादा तनकीद करूँगा PDM हुकूमत पे गुज़िश्ता कि उसने इस तरह की कानून साजी की कि बजाय मामला सहल करने के, मैं दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने उलझा दिया कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि उनको इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रूल्स में तब्दीली की, इलेक्शन रूल्स में तब्दीली की, तो एक उन्होंने कंट्रडिक्शन, एक तजाद पैदा कर दिया हमारे आइन के अंदर, और अब उस तजाद को कौन दूर करेगा? बिल्कुल सही। अच्छा, वो भी दूर हो सकता था कि अगर गुफ्तगू नहीं होती। ये भी सवाल है। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि सदर साहब ने फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई हर चीज टेढ़ी है। मैं ये नहीं, मैं किसी को बरी जिम्मा नहीं करार दे रहा, मैं किसी को बरी जिम्मा नहीं करार दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि आपने कोता बीनी से कानून साजी की। सदर मतलब पूरी पार्लियामेंट का जो इज्तिमाई विजडम था वो क्वेश्चनेबल है।
सदर का दस्तखत करना क्वेश्चनेबल है, तो फिर तो हमारी जितने बड़े बड़े पार्लियामेंट है और हमारे रियासत के इदारे उनके ऊपर तो शक शुबा पैदा हो जाएगा। इससे जमहूरियत चल नहीं रही है। तो सीधा मामला था उसको आपने टेढ़ा कर दिया। ना भी करें तो कानून साजी हो जाती है, वैसे भी आइन में था लेकिन उसके बावजूद हो जाती है। तो सदर का बेचारे का वो तो नाहकम मजबूरों पर, वो मीर का शेर है, नाहकम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे हैं सो आप करें, हमें अब बदनाम किया। तो ये लोग तो बिला वजह बदनाम हो रहे हैं। पार्लियामेंट का मसला है, मसला पीडीएम का है। हाँ, ये भी सेनेट में कम से कम देखे, लेकिन सदर वाले में उन्होंने ये है कि साइन ही वो डीम्ड टू बी का है कि जो साइन के बगैर ही हो गया। अच्छा, अब जो माहौल इस वक्त बन रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की तारीख आ गई है मियां साहब के लिए, और इस दफ़ा वाकई लगता है कि ये तारीख है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बार बार सोशल मीडिया पर भी नून लीग के लोग इसको बार बार दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब तो खुर्शीद शाह साहब भी ये कहने लग गए हैं कि जी इस वक्त भी नून लीग की हुकूमत है, काबीना में उनके लोग हैं, फवाद, उमर सैफ और दीगर का हवाला दे रहे हैं, आहद चीमा का और दीगर लोगों का। तो स्टेज इज सेट मुजम्मिल फॉर रिटर्न ऑफ मियाँ साहब, और वो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहे हैं। और हमेशा जब वो आते हैं, जब मुल्क से बाहर गए हैं, हमारे पास ये मिसाल है, तो जब वो वापस आते हैं तो बिल्कुल माहौल हम उस वक्त फ़र्क देखते हैं, वरना वो नहीं आते। देखें, इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि अगर किसी को ये अभाम है कि वो आके शहबाज शरीफ साहब की कैंपेन करेंगे तो वो तो बिल्कुल डेलूजन का शिकार है। उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी, किसी भी सूरत। दूसरी चीज़ ये है कि 2 से 3 मुतालबात थे नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के। बताया तो हमें तबीयत का जाता, लेकिन वो आपको पता है उसमें कितना को सच है, क्या कुछ है। तो पहला मुतालबा ये था कि जो प्रोजेक्ट खान है उसको रोल बैक किया जाए, ठीक है, कम्प्लीटली। और वो किसी हद तक उनको ठीक है नज़र आ गया कि चलें थोड़ा सा मैदान खाली है हमारे लिए। बाकी 2 क्या थे? बाकी 2 ये थे कि आप गारंटी करें कि इलेक्शन होंगे। तारीख़ को छोड़ें आप, ये मैं और आप डिबेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तारीख़ फरवरी की होगी, नवंबर की होगी, दिसंबर की होगी, वो तो ये पूछ रहे होंगे या नहीं, ये बता दें। दूसरा मुतालबा ये हो गया। तीसरा मुतालबा ये है कि जो सारे केसेस मेरे अगेंस्ट बनाए गए उनको वापस लिया जाए। अब ये वापस कैसे लिए जाएंगे आफ्टर कन्विक्शन, दिस इज़ टोटली इनकम्प्रिहेंसिबल टू मी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब बाकी 2 मुतालबात से उनकी वापसी मशरूत है। पहला मुतालबा किसी हद तक मंजूर हो गया, बाकी 2 पे अब भी डिबेट जारी है। और इसीलिए पहले 15 अक्टूबर थी, उससे पहले अगस्त थी, अब 21 अक्टूबर है, हो सकता है नवंबर तक बात चली जाए या दिसंबर तक चली जाए। तो मैं अब भी इसको फाइनल डेट नहीं समझ रहा। उसकी वजह यह है कि ये उनके हाथ में नहीं है कम्प्लीटली, ये ओवरऑल सिस्टम के साथ जो उनकी नेगोशिएशन है उसके साथ मशरूत है। तो अगर बाकी 2 शराइत उनकी पूरी नहीं होती, ये तारीख एक्सटेंड हो जाएगी। अच्छा आमिर जाद साहब, मेरे पास चूँकि सिर्फ 2 मिनट हैं ब्रेक से पहले, लेकिन मियाँ साहब की बीमारी, उसका क्या होगा? जो बयानी बनाएगा उससे याब होकर आएंगे, फिर वोट को इज्जत दो, फिर मईशत का जादूगर इसहाकदार, वो सारी बर्बादी हो गई, वोट बैंक की बर्बादी नजर आ रही है। मियाँ साहब को उसकी कोई परवाह नहीं है और उनके लिए सब अच्छा हो जाएगा, उनको लगता है यहाँ पर आकर। देखिए, ये जो आप सवालात उठा रहे हैं ना, ये उन माशरों के अंदर होते हैं कि जहाँ पर कहते हैं कि मॉरल क्वेश्चंस के ऊपर लोग बात करते हैं। अब यहाँ सबको पता है कि जनाब बहाना करके गए थे मुल्क से, तो सबको पता है, उनके जो नाक़दीन हैं उनको भी पता है, उनकी हिमायतियों को भी पता है, उनकी जो पार्टी के मेंबर्स उनको भी पता है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। करप्शन अब पाकिस्तान में गालिबन मैटर नहीं करती, केसेस जो है वो भी मैटर नहीं करते, कन्विक्शन भी मैटर नहीं करती। क्योंकि बात ये होती कि जैसे कि अभी मुजम्मिल कह रहे थे कि भाई बकौल शख्स एक मुबैना प्रोजेक्ट को रोल बैक किया गया, तो एक मुबैना प्रोजेक्ट जो है वो रीलॉन्च भी हो रहा है ना। कि बात ये हो रही है कि सर नवाज भी प्रोजेक्ट था, शरीफ खानदान में प्रोजेक्ट था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि असल और बड़े वाले लाडले तो मतलब नवाज शरीफ साहब है ना, कि वो हमेशा जो है बार बार आ जाते हैं, बार बार वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम करते हैं, उसको अंडरमाइन करते हैं, उसके बाद फिर अपने लिए जगह बना लेते हैं। उसमें सिर्फ उनकी अपनी क्वालिटीज़ नहीं, उसके पीछे उनके पीछे जो ताकतें हैं उनका भी हाथ है कि उनके लिए जगह बनवाई जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि 3 मरतबा माशाल्लाह पहले वज़ीर आज़म रहे, तो क्या फ़र्क पड़ा इस मुल्क को, ठीक है ना। और अगर वो 4थी मरतबा, मैं अच्छाई के सेंस में बात कर रहा हूँ, और 4थी बार बन जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो लोग जो है ना हमारे यहाँ, वो जो आज एक हम बात कर रहे थे कि जी बहुत ज़्यादा वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जो गलती से आप कोई गलत खबर को फैला रहे हो। डिसइन्फॉर्मेशन ये होती है कि प्रोपेगेंडा होता है जिसमें पता होता है कि यार
ये हल नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मईशत ठीक हो जाएगी। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है कि मुल्क जो है तरक्की करेगा, क्योंकि जो माजी में इन्होंने फैसले किए, चाहे वो IPP लगाने थे, चाहे बिजली घर लगाने थे, चाहे सड़कें बनवानी थी, तो उसने मुल्क को कर्जे में डुबोया, मुल्क को ऐसे हालात लेकर आ गए कि पाकिस्तान जो है अपनी घुटनियों पर आ गया। तो उसी तरह के फैसले करेंगे। फिर इनके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी, अब्दुल बासित साहब ने बड़ी अच्छी किताब लिखी, इनकी फॉरेन रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे मैनेज करते थे, एक्सपोज किया उनको। अच्छा। क्रॉस रोड शुजा नवाज की किताब है, उसमें इनके बड़े कारनामे जिक्र हैं, मुस्तनद किताबें, ये अप्रूव किताबें हैं, मतलब है बड़े लोगों ने लिखी हुई। तो उसमें तमाम चीज़ें जो लोगों को पता है कि कितने पानी में है और क्या कर सकते हैं वो आके। लेकिन जाहिर है कि हमारे मुल्क में क़हतुर्रिजाल है और यहाँ पे लीडरशिप का क्राइसिस है, तो हो सकता है कि चौथी बार मौका मिले। आखिरी जुमला मुझे कहने थे कि बड़ा मसला है कि ये लोग जो लीडरशिप है 20वीं सेंचुरी की, 20वीं सदी की जो क़यादत है, इनको नहीं पता कि 21वीं सदी का पाकिस्तान क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, लोगों की उमंगें क्या हैं, ये कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं आज एक यूनिवर्सिटी में गया, कराची की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरी बात तालिब इल्मों से हो रही थी, तो किसी और आहंग पे बात करते हैं, और जितनी वो हिकारत से आज की सियासतदानों को देखते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हमारे माशाल्लाह, तो उनको मेरे ख्याल में ये चलेगा नहीं। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आपको जेन्युइन नई क़यादत की ज़रूरत होगी। ट्राइड एंड टेस्टेड फेल्ड लोगों को आप बार बार लाएंगे जो 20वीं सदी में हम पे तो शायद लोग अब उस तरह कबूल ना करें। साहब अगर वापस आते हैं तो उनको एक बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। अब वो माहौल नहीं रहा और मुज़म्मिल को लगता है कि अब भी 21 अक्टूबर भी शायद फाइनल ना हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मियाँ साहब अभी आए नहीं, लेकिन लड़ाइयाँ पहले ही शुरू हो गई हैं। पार्टी के अंदर भी हैं, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब सब एक दूसरे के खिलाफ बयान देते चले जा रहे हैं और बयानात में सख्ती और ज़्यादा आ रही है। इससे क्या सब अपना वोट हासिल कर सकेंगे, इसका मकसद क्या है, या ये भी नूरा कुश्ती है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। PDM में लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई क्या वाकई लड़ाई है या सिर्फ अब लोगों को ये बताने के लिए कि जी हमारी पॉलिसी अलग है। जिस तरह मैं हैरान होता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहाँ जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त लोगों के पास पैसे नहीं है, रकम नहीं रही, अपने गुजारे के लिए नहीं है, छत नहीं है, ये नहीं है, और वो फिर कहते हैं जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो वादा है वो हमने पूरा करना है। और सिर्फ एक जमात है पीपल्स पार्टी जो आपको सब कुछ दे सकती है, रोज़गार भी, महंगाई भी वो कंट्रोल कर सकती है। अब वो समझते हैं कि पिछले 16 महीने वो थे ही नहीं कहीं भी नहीं थे, वो नून लीग पर थे। नून लीग कहती है कि नहीं, ये सब कुछ जो हुआ ये तो कमर जवेद बाजवा साहब की वजह से हो गया है जो 16 महीने गुजरे। उन्होंने एक नया बयानिया दे दिया है, कमाल कर दी साहब, डार साहब ने ये करके। पहले तो वो शहबाज शरीफ साहब ने किया था, कहते नहीं सब इकट्ठा बोझ उठाए, कहते नहीं अब तो हमारा तो कसूर ही नहीं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी ये तो अब PDM रही नहीं। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अब PDM की ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये सब जमातें जो एक दूसरे पर अब वार कर रही हैं। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी ये देखें कि ये नहीं हो सकता कि जी मुस्लिम लीग नून जिस तरह से खेल रही है, इनको उन्होंने जो कुछ किया इलेक्शन को भूल जाएं या ये सब कर दें, ये इनकी ही अब हुकूमत का एक नज़र आ रहा है कि इनकी काबीना के लोग अब भी हैं। इस तरह के वार हो रहे हैं। तो मुज़म्मिल क्या ये वाकई लोगों को, वोटर्स को बताने के लिए है, जिस तरह बिलावल का मैंने हवाला दिया, जिस तरह नून लीग है या मौलाना साहब हैं अपने अपने वोटर्स को खुश कर रहे हैं, और ये एक स्ट्रेटजी है या जेन्युइनली आपको लगता है कि वाकई अलग हो रहे हैं? क्योंकि मौलाना साहब का तो पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़ा साथ रहा है, नून लीग के साथ भी रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब आप देखिए बिलावल साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, नून लीग से ज़्यादा वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। ये सब होता रहा, ये कोई अभी महीनों भी नहीं गुजरे, तो भी एक महीना पूरा नहीं हुआ इनको बाकायदा अलग हुए। अगस्त तक तो लेफ्ट की पार्टीज़ की होती है, राइट की पार्टीज़ की होती है, इसमें आपको सारा स्पेक्ट्रम मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का तालिबान के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसको पीपल्स पार्टी से आप कंपेयर करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके अलावा उनका अगर 90s का मौक़िफ़ आप निकालें ख़वातीन का पॉलिटिक्स में पार्ट लेने के हवाले से, और फिर मरीम नवाज़ साहिबा की सपोर्ट, उसका भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में आइडियोलॉजिकली, एक सेंटर लेफ़्ट क्लेम करती है अपने आप को, एक सेंटर राइट क्लेम करती है, उनका भी बहुत फ़र्क है। तो अगर ये अलायंस बनी ही पावर के लिए थी, तो जब पावर नज़र आ रहा है कि एक पार्टी को जा रही है, तो ऑब्वियसली फिर ये बयानात तो सामने आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये अलायंस बनाने का मकसद नज़रियाती जंग लड़ना नहीं था, ना ये मकसद था कि हमने, क्योंकि हमारी नज़रियाती हमांगी है तो हमने अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ असूली पॉलिटिक्स करनी है, वो भी नहीं था। तो इसीलिए जैसे ही पावर की डिवीजन डिस्टर्ब होती है,
तो अलाइंसेस पाकिस्तान में डिस्टर्ब हो जाती हैं। जहाँ तक पावर का ताल्लुक है, अब वो इस एक पार्टी को भी नहीं पता जिसकी ये बात कर रहे हैं कि कैसे मैंडेट लेना है। नुसरत जावेद साहब ने बात की है, वैसे तो थोड़ी आयरॉनिकल है, लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो शायद गवाल मंडी से भी इलेक्शन हार जाएं स्टेज के ऊपर। उसकी वजह ये है कि आप आकर जब ऑन ग्राउंड देखेंगे कि कितना चेंज आ चुका है पिछले 5-6 साल में, जिसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। जिस तरह आमिर साहब अभी बात कर रहे थे नौजवानों की, जी। सोशल मीडिया ने जो एम्पावर किया है लोगों को, या नए नैरेटिव्स और नुआंसेस उनको सुनने को मिल रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रम जो है पाकिस्तान की आवाम को कभी अवेलेबल नहीं था। और नया वोटर जिस बड़ी रफ्तार से और जिस बड़े मैंडेट के साथ सिस्टम में दाखिल हुआ है, वो सारे का सारा एंटी 90s की पॉलिटिक्स है। वो 90 की दहाई की सियासत को ना कबूल करता है, ना उस तरफ अट्रैक्ट होता है। देखा ही नहीं, ज़्यादा बड़ी तो पैदा ही 90s के बाद हुई है पाकिस्तान में, ज़्यादा तो उनकी मेमोरी में ये नहीं है कि आपने अगर इलेक्टेबल खड़ा कर दिया, या आपने मीडिया को फंड दे दिए, या आपने अखबार के फ्रंट पेज पे अपनी तस्वीर लगा दी तो फिर हम इम्प्रेस हो जाएंगे। उनको तो ये नहीं चाहिए। उन्हें तो आप कैंपेन करें टिकटॉक के ऊपर, या ट्विटर ट्रेंड चलाएं, या पॉडकास्ट पे आएँ, फिर कुछ समझा सकते हैं आप, जो आप कर नहीं सकते स्टेज के ऊपर तक। तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये वापस आएंगे और दे कैन टेक एवरीथिंग एट देयर होम, ये नहीं हो सकता। और ये आपको बात करते हैं, वो 1 मिनट से पहले पुरानी आपकी चीज़ आपके सामने ले आते हैं जी। आपने वो वीडियोस निकाल कर, वो सारा आपका रिकॉर्ड मौजूद है। क्यों एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा है ना। पहले तो आपको मालूम है कि मुशर्रफ साहब से पहले तो फ्री मीडिया इस तरह का प्राइवेट मीडिया तो था ही नहीं। उसमें सिर्फ एक माउथ पीस था गवर्नमेंट का, पीटीवी का। आपको भी पता है कितना वो नॉन पार्टिजान होता है। तो आज भी उसका यही सूरत हाल है, जिसपे आपका और मेरे बिल से पैसे जाते हैं। मिलता क्या है उसके बदले में, वो हम सबको मालूम है। तो इसीलिए वो जो स्कैरसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थी, फुकदान इंफॉर्मेशन का, वो अब नहीं है। और इन्होंने वो इमेज बिल्डिंग नहीं की। दे आर लूजिंग दिस कम्युनिकेशन वॉर। अब आमिर जाद साहब, आपने नौजवानों की जिस तरह बात की है, तो ये एक प्रेशर तो आ रहा है इन जमातों पर भी। बहुत से कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनको जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको दिखाएं, जी हम उसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये पीपल्स पार्टी देखिए, कमाल है कि वॉल ऑफ शेम बनाई जा रही थी इत्तेजाज साहब के बारे में और लतीफ़ कुसा साहब के बारे में। अब उन्हीं को सीसी में दोबारा मदऊ किया जा रहा है। ये एहसास हो रहा है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को। तो किस तरह ये बुला लेंगे कि फिर जो लोग इनको मना करते रहे, इत्तेजाज साहब की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि जी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, नवाज शरीफ पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आज आप खुर्शीद शाह साहब बयान दे रहे हैं फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। आज जनाब फिर वही बात हो रही है। क्या ये नून लीग को नजर आ रहा है कि जी अब उनको दिया जा रहा है इख्तिदार, ये इस वजह से है कि आप भूल गए हैं और अब कह रहे हैं नहीं जी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड एक के अलावा किसी के लिए नहीं है, बिलावल साहब फरमा रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल दीवार से लग चुकी है, तो अब उनका ये नून लीग का चांस बन रहा है, तो अब उस पर झपटो। यह है हमारी सियासत। और अगर फिर फ़र्ज़ कीजिए नून लीग को भी इतना नहीं मिलता, अब माहौल तो बनाया जा रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है काबीना में उनके लोग हैं ज़्यादा, तो अगर उनको भी एक मखलूत हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है तो ये सब दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। ये हम लोग क्या हैं कि ये अवाम क्या है कि वो मैंडेट तो लेना है एक दूसरे के खिलाफ, यानी पीपल्स पार्टी ने कैंपेन करनी है नून लीग के खिलाफ और वोट लेना है, और उसके बाद जाकर जनाब बगलगीर हो जाना कि नहीं बिल्कुल ठीक और चलिए हो गया आपके जी एक ज़रूरत थी मुल्क को। और अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, अलहदा हुए और कह रहे हैं जी आपसे तो बदतरीन कोई था ही नहीं, सारी तबाही आपने की, ये साग डार ने बर्बाद कर दिया, ये तो मईशत हमने ठीक करनी थी, हम तो थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। तो ये क्या समझते हैं लोगों को? इससे आप अंदाज़ा करें कि ये अवाम का और अवाम की इज्तिमाई शऊर को कहाँ पे रखते हैं हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है। ये बड़ा एक मतलब फ़िक्र की बात है। ये समझते हैं कि हम बच्चा जमहूरा हैं, वो कहेंगे जी घूम जाओ हम घूम जाएंगे, वो कहेंगे हम झूम जाओ हम झूम जाएंगे, आंखें बंद कर लो तुम आंखें बंद कर लेंगे। बात ये कि इन लोगों को ये समझते हैं कि हम उनके बिल्कुल हारी हैं, शौदाले के चूहे हैं, कि जो हमारे ये सियासतदान जो झूठ बोलेंगे, जो दरोगोई करेंगे, जो बात करेंगे लोग इनको तस्लीम कर लेंगे। कोई ऐसा दावा करेंगे जो उन्होंने पूरा ना किया और लोग कहेंगे नहीं जी आपने तो बड़ा मुल्क को तरक्की दी थी माशाल्लाह और आप तो हमारे हर मसले का हल हैं। तो लोगों के और सियासतदानों के दरमियान खलीज जो है वसी से वसीतर हो रही है। और ये जो आज का सियासतदान है, लोग ये समझते हैं कि जी बिलावल भुट्टो नई आवाज़ है, मरियम साहिबा नई आवाज़ है, लोग नहीं इस तरह देखते। वो समझते हैं ये वही DNA है और उसी चीज़ का तसलसल है कि जो नवाज शरीफ की सियासत का तसलसल था या जो जरदारी साहब की सियासत का तसलसल था। तो इस हवाले से वो लोग कायल नहीं हो रहे इनके जो नैरेटिव या इनका बयानिया है। अब ये मुझे जो लग रहा है वो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जब इलेक्शन होंगे तो एवरी मैन वुड बी फॉर हिमसेल्फ।
सब लोगों की ख्वाहिश होगी कि जी हम जो है अपना जितनी सीट्स हम ले सकें ले लें, लेकिन एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि कोई भी पार्टी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी या आसानी से मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकती। नून लीग पंजाब की जमात है, पंजाब में भी एक मखसूस इलाके में उसकी ज़्यादा डोमिनेंस है, बाकी नहीं है, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, साउथ पंजाब में थोड़े से कारनामे अंजाम दे लेगी। इन पार्टीज़ की बलूचिस्तान में नून लीग की कोई रूट्स नहीं है, ठीक है ना। कोई सरदार मिल जाए आखिर में आके तो कोई आप कह नहीं सकते, लेकिन कोई रूट्स नहीं है इनकी। केपी में बहुत ही नॉमिनल रूट्स हैं। तो कोई भी जमात जो है वो कोई कौमी जमात नहीं है, ये रीजनल जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं। तो जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि जिस तरह ये पहले पेट फाड़ा करते थे और उसके बाद एक दूसरे से बगलगीर हो गए, तो ये दोबारा बगलगीर हो रहे होंगे। और हर आदमी को उसके कहते हैं हिस्से के मुताबिक जितना उसका जुस्सा होगा उतनी उसको हिस्सा भी मिलेगा। किसी को वजारत उज़्मा मिल जाएगी, किसी को वजारत खारजा मिल जाएगी, ठीक है ना। किसी के कुछ और मसले हल हो जाएंगे, किसी के करप्शन के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो यही होगा। और लेकिन ये जो खलीज होगी अवाम में और हुक्मरान शराफिया में वो बढ़ जाएगी, और वो एक दिन आप देखिएगा कि सस्टेनेबल नहीं रहेगी वो। ये इतनी ख़तरनाक बात है कि लोगों का जमहूरियत पे से, पार्लियामेंट के ऊपर से, काबीना के ऊपर से, सियासतदानों से, पॉलिटिकल पार्टी से एतमाद ख़त्म हो चुका है बड़ी हद तक, और मज़ीद ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये लोग जलते तवे पे बैठ कर कहेंगे जी हम आपका मसला हल करेंगे, ये तो मसला हल करना नहीं चाहते, इनमें कैपेसिटी नहीं है, इनमें एबिलिटी नहीं है, तो ये कर भी नहीं सकेंगे। तो बड़ी हमें फिक्र की बात है कि इस मुल्क में इलेक्शन हो जाए, हम सब कह रहे हैं जी इलेक्शन हो, इलेक्शन होकर फिर PDM 2 आ जाएगी तो क्या होगा। हमने PDM 1 का जलवा देख लिया कि उन्होंने क्या किया, कानून साजी की, अपने लिए की, अपने करप्शन केसेस को ख़त्म करने के लिए की, आइन में कन्फ्यूजन फैलाने के लिए की, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सवाल है हम सब के लिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सवाल है कि पाकिस्तानी कौम कुछ और चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम चाहते हैं कि उनके जो क़यादत हो, जो उनके नुमाइंदे हों, उनकी हम नहीं कहते कि अरस्तु हों, बुकरात हों, बहुत ही वो हों, अक्लमंद हों, लेकिन कम अज़ कम कॉमन सेंस रखते हों और ईमानदार हों। ये छोटी छोटी बहुत ख्वाहिशें कि ईमानदार क़यादत हमारी आ जाए, हम हाथ जोड़ते हैं। और वो क़यादत नहीं आके दे रही है आपके सामने ना, उसको आने नहीं दिया जा रहा। वो मिडिल क्लास को इलेक्शन लड़ नहीं सकता, वो करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकता, प्रोफेशनल आदमी लड़ नहीं सकता इलेक्शन, वो फेल है। क्योंकि पूरा जो निज़ाम है ये एंटी पीपल है, ये अवाम दुश्मन निज़ाम है। इनके इंतखाबात भी अवाम दुश्मन होते हैं कि आप बिरयानी की प्लेट खिलाएं, आप जनाब करोड़ों रुपए खर्च करें, आप लोगों को रिश्वतें दें। आप मैं भी बात कर रहे थे एक MNA, फॉर्मर MNA से, वो कह रहे हैं आप देही इलाकों को छोड़ें, शहरी इलाकों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो बड़े होते हैं इलाके के, हमसे बाकायदा पैसे मांगते हैं, ठीक है ना। हमें वो काम करने की वो लोग तवक्को रखते हैं कि जी हमें कत्ल के केस से छुड़वा दें, सोडोमी के केस से छुड़वा दें। ये मैं आपको कोट अनकोट कर रहा हूँ। वो चीज़ें जो मतलब जब इस तरह की जमहूरी मिजाज हो आपको, तो कैसे जमहूरियत चलेगी इस मुल्क में। बिल्कुल सही। तो हमें तो पूरे सिस्टम को रीडू करने की ज़रूरत है, रीसेट करने की ज़रूरत है। ये जो आप सिस्टम को रीसेट करने की बात कर रहे हैं, ये बातें जब हम सवाल करते हैं आमिर जहा साहब सियासतदानों से, तो जब इख्तिदार नहीं होता तो वो कहते हैं जी हम इसीलिए तो आ रहे हैं, हम रिफॉर्म्स करने ही आ रहे हैं, हम सिविल सुप्रीमेसी के लिए आ रहे हैं, हम वोट को इज्जत देने के लिए आ रहे हैं, हम महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, हम जनाब सेहत और तालीम देने आ रहे हैं, हम हर तरह से लोगों को बिल्कुल ज़िंदगी की सहूलतें देने आ रहे हैं। अभी भी सागडर साहब कह रहे हैं कि हमने जनाब जिस तरह से रियासत बचा ली, अब 3-4 साल हमें दे दें तो देखें हम पाकिस्तान को क्या कर देते हैं। यही तमाम जमातें यही चीज़ बेच रही हैं। मगर एक मैं आपके सामने मिसाल रख देता हूँ देखने वालों के लिए। PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये जनाब हम फ़ख्र करते थे, आज जो दुनिया की सबसे, एमिरेट्स एयरलाइन का सुनते हैं, इतिहाद एयरलाइंस का, ये दुनिया की सबसे मानी हुई एयरलाइंस हैं। और ये अरब ममालिक हैं, ये भी हम हर चीज़ में वेस्ट में देखते हैं, तो ये दुनिया बड़ी कंपनीज़ हैं। कहते थे जनाब इनमें लोग गए, इनको ट्रेन किया। आज हमारा ये हाल है कि सीनियर डायरेक्टर ने कहा है कि 23 अरब रुपये मज़ीद, मैं मज़ीद का अर्ज़ कर दूँ क्योंकि सैकड़ों अरब रुपये का इसमें खसारा है PI में हो चुका है। 23 अरब रुपये फौरी फराहम ना किए तो 15 सितंबर तक फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा है। बहुत से लोग कह रहे हैं जी बंद ही कर दें, क्योंकि लगभग 500 अरब रुपया सालाना ये PIA, ये वापडा, ये स्टील मिल, ये जनाब रेलवेज़, इनमें जनाब खसारे में जा रहा है। गरीब आदमी का वहाँ से लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह चोरी का। तो अब मुजम्मिल क्यों नहीं ये रिफॉर्म्स की, किसी ने भी नहीं की। नज़र आ रहा है कि जनाब ये ख़त्म हो रहे हैं इदारे। अब प्राइवेट एयरलाइंस में नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान में बहुत सी ऑपरेट कर रही हैं, बड़ी अच्छी ऑपरेट कर रही हैं, मुनाफा कमाती हैं। IPPs मुनाफे में जाती हैं। यहाँ पर जनाब आप कोई भी ट्रांसपोर्ट करें वो मुनाफे में जाती है, लेकिन रेलवे जो है वो बर्बाद हो जाएगी। जो सरकारी इदारा आप उठाकर देख लें,
वो आपको बर्बाद होता नजर आएगा। कोई किसी ने कोई रिफॉर्म करनी नहीं है, वही आकर नारे बड़े लगाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर महंगाई ख़त्म करने के लिए जो आपने करना है, अशराफे को कंट्रोल करना है, वो नहीं करेंगे। उनको साथ बिठाएंगे, सेहत और तालीम का नारा लगाएंगे, लेकिन हमने आप देख लिए गुज़श्ता 75 साल में हम नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं आए तालीम में, या कम से कम पिछली कई दिहाइयों में। तो हमारा मुस्तकबिल तो तालीम और सेहत से जुड़ा है। स्टंटेड ग्रोथ बच्चों में बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पर PIA को मजीद हमें रकम चाहिए जी 23 अरब रुपया कि वो बर्बाद ना हो जाए, वो एयरलाइन बर्बाद ना हो जाए। तो क्या हम बच्चों को अपने खिलाएंगे, क्या उनको पढ़ाएंगे, ये सब इसमें शामिल है, कोई एक जमात नहीं। देखें, इसमें तो वो कहते हैं ना, माले मुफ्त और दिले बेरहम, वो बात है कि जिस तरह प्राइवेट इदारों की आपने बात की, जहाँ इंटेंट और कन्विक्शन होती है ना, वहाँ चला लेते हैं उसको। लेकिन सबसे बड़ा जो ज़हर कातिल रहा है वो इनकम्पिटेंट लोगों को लगाने की बात है। सबसे पहले जिसको पता ही नहीं है कि जिस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए मुझे लाया गया, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ओवर हायरिंग जो पिछले 30 साल के अंदर की गई है, ख़ुसूसन PIA के अंदर, जिसमें पर प्लेन जो क्रू है वो इतना ज़्यादा है जितना दुनिया की प्रॉफिट मेकिंग में जो नंबर 10 में आती हैं टॉप कंपनीज़, उनका भी नहीं है जितना PIA का है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ सियासी नवाजिशें करना है जी, अपने कारकुनों को भर्ती करना है, नौकरियां बांटना है, नौकरियां बेचना है। और उसमें ये होता है कि जैसे ही आप उसको स्किम करने की बात करते हैं, एहतजाज भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना अपने हाथ से। किसी को एम्प्लॉई बनाया, उसका रोज़गार लग गया, जब उससे छीनने की बात करोगे, एहतजाज होगा, फिर प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर, फिर इलेक्शन में जाओगे और उनसे वोट कैसे मांगोगे। तो ये रूथलेसली जिस तरह पोलिटिसाइज़ किया गया है इदारों को, पहले वो मसला है। और दूसरा वो ये है कि आर्टिफिशली क्राइसिस ऐसे क्रिएट किया जाता है कि एक जवाज़ पैदा हो जाए, उसके बाद के देखें ये तो नहीं चल रहा है, इसको बेचना पड़ेगा। और उसको बेचने में बहुत से लोगों की फिर चांदी हो जाती है। आपको मालूम है कि फिर शेयर्स भी मिलते हैं, बहुत से वही लोग ख़रीद लेते हैं जो पहले गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इदारों में बैठ के चला रहे होते हैं जी, बेनामी उनके सामने आ जाते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं, वही बिडिंग करने के लिए आ जाते हैं, वही कंपनीज को टेंडर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। इसको शॉक डॉक्ट्रिन कहते हैं कि पहले एक शॉक क्रिएट करो और उसके बाद में कहो कि देखो यार ये तो ख़राब हो गया है, ये कोलैप्स कर रहा है, इसीलिए इसको प्राइवेटाइज़ कर दो। तो ये प्रोटेक्स्ट और जवाज़ पैदा करने के लिए इन इदारों को डेलिबरेटली इस तरह से लूटा और तबाह किया गया है। वापडा की आपने जो मिसाल दी, इसके अलावा रेलवेज़ की सूरत हाल है वो आप देख लीजिए, वो क्या है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें पता नहीं कितनी किस्म के कीड़े जो है वो एक मुसाफिर ने बना के वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रखी है और नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। ट्रैवलिंग के हालात ही नहीं हैं। दुनिया भर में अभी मैग्नेटिक ट्रेन्स चल रही हैं जो एयरप्लेन की स्पीड से ट्रैवल करेंगी, और हमारे पास वही ब्रिटिश एरा के इंजन्स हैं और उसके ट्रैक हैं, उसको भी साफ़ नहीं कर सकते अब तक। जी। और इसके अलावा जो बाकी इदारों का हमने हाल किया है वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पर डिस्कोज आज तक हम प्राइवेट का सुनते ही हैं, कोई कर नहीं पा रहा। बिल्कुल, तो वो प्राइवेटाइजेशन अगर हो भी जाती है तो उसमें ज़्यादा नुकसान किसका हो जाएगा? इस अशराफिया का होगा? नहीं होगा, एम्प्लॉई मरेगा। तो खरीदेंगे ऑब्वियसली, तो उस एम्प्लॉई की जॉब सिक्योरिटी जाएगी जो कि बैंक करता था कि यार चलो मेरे पास एक ऐसी नौकरी है जिसके ऊपर मैं कम से कम रोज़गार की परेशानी नहीं होगी या मेरे पास रहेगी, निकाला नहीं जाएगा मुझे, तो वो अब उसके हाथ से छिन जाएगा। स्टील मिल का क्या हाल हुआ, आपने खुद मिसाल दी, रशिया ने लगाई थी यहाँ पर 60s के अंदर, और उसके बाद क्या असर हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के 90s के टेन्योर के अंदर क्या क्या स्कैंडल सामने आए कि अपने इदारों से जो इनके काम कर रहे थे वहाँ पे, उधर से लोग सरकारी अफसरान वहाँ यहाँ आकर जॉब कर रहे हैं, डबल शिफ्ट लग रही है, वहाँ पे हाज़िरी नहीं लगाई जा रही, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि सरकारी इदारों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था यहाँ। अब आमिर रज़ा साहब, ये क्या चक्कर है कि जी 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। हमने नहीं देखा कि अशराफिया ने भी कोई उसमें बोझ उठाया हो। जितने लोग पाकिस्तान में जिन्होंने कर्ज़े मुआफ़ करवाए हैं, एक वक्त था कि बैंक्स इसी तरह से होते थे, सरकारी बैंक और कर्ज़े उनसे मुआफ़ करवा लिए जाते थे, और पाकिस्तान के जितने अमीर तरीन इस वक्त ख़ानदान हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने उस बहती गंगा में हाथ नहीं धोया हुआ, और उसके बाद वो कर्ज़े मुआफ़ हो जाते थे। अब वो प्राइवेटाइज हो गए। अब ये लोग नहीं कभी हमने देखा कि जनाब वो फ़लाँ ख़ानदान था सियासी, वो तबाह हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गए, कहीं नज़र नहीं आते। वो अमीर से अमीर तर होते चले गए, और हमारे जो इदारे हैं वो बद से बदतर परफॉर्म करते चले गए, और कहीं हमने इनको रुकते नहीं देखा। आज ये है कि जनाब वो PIA नज़र आ रहा है कि हमें लगता है कि वो बंद हो जाएगा या प्राइवेटाइज आपको करना पड़ेगा। प्राइवेटाइज भी जो लेने वाला होगा उसकी शराइत पर औने पौने दामों मिलेगा भी आपको कुछ नहीं, वो कहेगा इतना तो कर्ज मैंने उतारना है। कौन जिम्मेदार है इस सब का? ये ज़ाहिर है कि हमारी माजी की हुकूमतें 90 की दहाई को डॉक्टर शरीफ हुसैन कहते हैं लॉस्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान,
वहाँ से जो आपका इनेतात का सफ़र शुरू हुआ और करप्शन की अजीब व गरीब कहानियाँ शुरू हुई। आप तसव्वुर करें ना कि जिसकी एक फैक्ट्री थी उसकी बढ़ के मतलब है 9 हुई, 9 से 17 हुई, 27 हुई, बढ़ता चला गया। बैरून मुल्क माशाल्लाह जायदादें बनती चली गई, कारोबार खड़े होते चले गए, लेकिन ये मुल्क जो है वो खोखला होता चला गया। ठीक है ना, जो बिल्कुल सही कहा अभी मुजम्मिल ने, पीआईए की बहुत बड़ी वजह ये उसकी तबाही की जनाब, वहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए, वहाँ से आप लोगों ने लूट मार की। बड़ी हैरत होती है कि जी अभी मैं हफ्को का रिजल्ट आज कल में ही पढ़ा था कि उसका 100% जो है उसका प्रॉफिट में इजाफा हुआ। ठीक है, प्राइवेट इदारा है, ठीक है, लेकिन जिनको वो सप्लाई करता है वो उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो कोई तो पुरसाने हाल होगा, किसी से तो आप पूछगछ करेंगे कि भाई क्या हुआ ये। तो जब आप पूछगछ करेंगे, अंगुश्तमाई करेंगे, तो पता चलेगा जो आपकी कुमरा अशराफिया है, वो लोग जिनको आज आप दर्द दिल कहते हैं ना कि दवाए दर्द दिल बनाकर पेश कर रहे हैं, कि वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो इस मुल्क में लूट मार की, उन्होंने जो ऐसे फैसले किए कि जिससे मुल्क बर्बाद हो, कि उस वो आप, और फिर आप देखें कि आप फिर उन्हीं के मतलब चरणों में मुल्क जो है उनको भेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से तो पाकिस्तान खाकम बदैन नहीं चल सकता। और अगर चलेगा तो अलमिया देखिए, हमारे पास तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, हमने जो सूद की अदायगी करनी है वो हमारी कुल आमदन से ज्यादा है, और कर्जे लिए गए, कर्जों पर कर्जे लिए गए, लेकिन वो जिनके नाम पर लिए गए उनको तो उसका रत्ती भर फायदा नहीं हुआ, वो कर्जे तो यहीं चले गए, इन्हीं जो खसारे में सब जा रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसामा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ कर्ज़ों के ज़रिए मसनूई डेवलपमेंट की गई। एक बड़ा क्रेडिट लेती है मुस्लिम लीग नून के, जी हमने मोटरवेज बनाई। पहली मोटरवे बनी थी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान। अब दुनिया में कभी पॉइंट ई और एफ के दरमियान कभी रोड नहीं बनता, हमेशा या तो कहीं से शुरू होती है, यानी कि आप बंदरगाह पे बना रहे होते हैं, सरहद के ऊपर बना रहे होते हैं जहाँ से आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं। वो आपका फ्लॉट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको अपनी मर्सिडीज़ या जो भी बड़ी गाड़ी होगी, BMW या एक फलां, उसमें आपको आना जाना था मतलब लाहौर इस्लामाबाद से, तो आपने अपना शौक़ पूरा करने के लिए इस गरीब मुल्क में कर्जा लेके आपने एक मोटरवे की बुनियाद डाली, जिसका कोई इकनॉमिक सेंस नहीं था। आपने ये नहीं किया कि हम एक्सपोर्ट बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री बनाएंगे, हम वहाँ पे रोड बनाएंगे कि जहाँ से बंदरगाह कनेक्ट होती हो, जहाँ पे मतलब है कि आपकी मुल्क की सरहद हो। नहीं, आपने अजीब व गरीब, फिर वही इनका कॉन्सेप्ट था, येलो स्कीम, येलो टैक्सी स्कीम लेकर आ गए, मुफ्त इन्होंने कहा जी मतलब है कि लोगों को लुभाने के लिए कि लैपटॉप बांट दो। IPPs का पूरा चक्कर चलाया, वो क्या था कि हमें ज़रूरत हो ना हो, हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी है। आज हमारे बिलों के अंदर जो है मतलब है अच्छी खासी रकम जो होती है वो कैपेसिटी पेमेंट की होती है। आप 21,000, अगर आपकी पीक पे भी 28,000 आपकी डिमांड होती है गर्मियों में, आपने 41-42,000 मेगावाट की आपने अपने लिए गुंजाइश पैदा कर लिया, एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं रखा, तो आपने आने वाली नस्लों को जो है आपने बर्बाद कर दिया। कि वो तो हम चला नहीं सकते, उसकी भी फीस लेनी है बिल में, हमारा कारोबार नहीं चल सकता हमारा। हाँ, तो आप कौन जिम्मेदार है इसका? किसके दौर में ये मंसूबे लगे? कोई जवाब तो दे हमें। और फिर वही आकर उसी तरह के मंसूबे लगाएंगे ताकि फिर दोबारा उनके कोई नया महल बना लें ये लंदन में, कोई नया ये मतलब जागीर खरीद लें फ्रांस में, ये कोई और मतलब अमेरिका में अपना कारोबार सेट कर लें, दुबई में कर लें। तो आप सोचे तो मतलब है कि इनके कारोबार, इनकी छुट्टियाँ, इनकी आराम, इनके इलाज मालजे सब बैरून मुल्क होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, और आते ही पाकिस्तानियों पे हुकूमत करने के लिए आते हैं। मतलब है जैसे अंग्रेज अपना गवर्नर जनरल भेजा करता था किसी ज़माने में, वाइसराय आया करता था, तो ये लोग क्या हैं, कैसे लोग हैं? इन्होंने पाकिस्तान को समझा हुआ क्या है? आप भारत से नहीं सीख सकते, आप बांग्लादेश से नहीं सीख सकते कि वहाँ पे कभी आपने स्कैंडल सुना कि जी मोदी का या अटल बिहारी वाजपेयी का या मनमोहन सिंह की जायदादें मुल्क से बाहर हो? कभी सुना आपने? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ठीक है ना, ठीक है, दुश्मन है हमारे, लेकिन दुश्मन की बातों को अप्रिशिएट तो करें कि भाई वो लोग कौम परस्त हैं, नेशनलिस्ट हैं। अगर आप उसका मुकाबला करना उससे सीखेंगे तो भी नहीं है। हाँ जी, उससे सीखेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन हम तो बहुत पीछे रह गए, मुकाबले की तो बात ही नहीं। उनसे ना सीखे आप अपने जो हमारे जो है हजरत उमर फारूक की ईमानदारी से सीख लें, कायदे आजम से सीख लें, अपने खुलफाए राशिदीन से सीख लें। हमारी तारीख में मिसालें उससे बड़ी हैं। बिल्कुल सही। मगर उनसे क्या सीखेंगे? ये तो दुश्मन से नहीं सीख सकते, उससे भी मतलब गलत चीजें ही सीख लेंगे ये। वो कहेंगे जी वहाँ की घटिया फिल्में मंगा लो और चला दो। कंपनियां किस तरह बनाई थी। क्लोजिंग कमेंट, लेकिन वोट तो इन्हीं लोगों को मुजम्मिल हमें देना है।
यही अशराफिया है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। कोई नीचे से लीडरशिप तो हमारे यहाँ तैयार ही नहीं होने दी गई, पार्टीज में भी नहीं तैयार होने देते, कोई लोकल बॉडीज में से नहीं तैयार होने देते। तो यही अशराफिया को वोट देना है। वो आके हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो आकर जनाब अपने ऊपर से ये सारा बोझ उतार देंगे कि जनाब वो PIA बिका तो खरीदना किसने है, वो तो हमने ही तो खरीदना है। बड़ा चेंज बिल्कुल यही है कि आप जब देखते हैं कि ये लोग ये गिला करते हैं कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो इसीलिए नहीं है कि लोगों को इल्म है कि दे आर नॉट दी आंसर। इन्होंने जो करना था वो कर लिया, ये इनके पास सोल्यूशन अब नहीं है। तो जनाब ये हैं हमारे अलमिए। देखते हैं कि अब फिर किस तरह के लिए कहा जाता था जी हम PIA बिल्कुल ठीक कर देंगे, जो कि नज़र नहीं आ रहा। अब किसी के बस की बात नहीं रही कि PIA को ठीक किया जा सके। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।